25 लाख का कर्ज, किराए के कातिल और मर्डर, खौफजदा कर देगी इस गर्भवती महिला की खूनी कहानी। दोस्तों, ये खबर गुजरात के वलसाड़ की है। जुर्म करने के बाद हर मुजरिम झूठ बोलता है, मगर जुर्म को बेनकाब करने और असली मुजरिम को पकड़ने के लिए कभी कभी पुलिस भी झूठ बोलती है। गुजरात के वलसाड़ में हुए एक सनसनीखेज कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक ऐसा झूठ बोला कि कातिल ने खुद सारी सच्चाई उगल दी। आइए आपको बताते हैं इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी। 28 अगस्त 2022 वलसाड़। गुजरात के वलसाड़ शहर के पारदी इलाके में एक नदी के किनारे उस दिन सुबह सुबह एक कार में एक महिला की लाश मिलती है। सुनसान जगह पर खड़ी कार में ये लाश पिछली सीट पर पड़ी थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार और लाश की हालत देखकर उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये मामला कत्ल का है, क्योंकि लाश पर गला दबाए जाने के निशान नज़र आ रहे थे। ऊपर से लाश को कार में जिस तरह से ठूस कर रखा गया था वो नॉर्मल डेथ के मामले में नहीं हो सकता था। इसके अलावा कार की चाबी, महिला का मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ें भी वहां से गायब थी। इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को मरने वाली महिला की पहचान पता करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब पुलिस ने ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में अपने ही तौर पर पता करना शुरू किया। इत्तेफाक से पिछली शाम को ही वलसाड़ शहर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट लिखवाने वाले हरीश बलसारा ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी बीवी 27 अगस्त को किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और वो घर नहीं लौटी। ऐसे में पुलिस ने हरीश बलसारा से कनेक्ट किया और उससे पारदी में नदी किनारे मिली इस लाश की पहचान करने के लिए मौके वारदात पर बुलाया। अपनी बीबी की कार और उसकी लाश देखते ही हरीश बलसारा फूट फूट कर रोने लगे और ये बात साफ हो गई कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि हरीश बलसारा की बीबी वैशाली बलसारा है। अब तक पुलिस महकमे के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरीश और उसकी बीवी वैशाली को पहचान लिया था, क्योंकि हरीश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा थे। वैशाली जहां एक मशहूर गरबा सिंगर थी, वहीं उसका पति हरीश बलसारा एक मांझा गिटारिस्ट था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वैशाली का कत्ल कैसे हुआ। शहर के इस सुनसान जगह में उसी के कार के अंदर उसकी जान किसने ली? उसकी किसी से आखिर क्या दुश्मनी थी? क्या ये किसी रिश्तों की पेच का अंजाम था, प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम या फिर कुछ और? पुलिस अब वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। अब पुलिस इस केस से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने लगी। पुलिस ने वैशाली के पति हरीश से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन मामले की तफ्तीश में उसे हरीश से कोई ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि हरीश ने पुलिस को बताया कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वो कहाँ जा रही थी, किससे मिलने जा रही थी, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। ऐसे में उसे भी दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वैशाली अपने ज़िंदगी की आखिरी घड़ी में किसके साथ थी। पुलिस को हरीश से बातचीत करते हुए इस बात का एहसास हो चुका था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी शुरुआती पूछताछ के बाद ही एक तरफ से वैशाली का पति हरीश बलसारा शक के दायरे से बाहर हो चुका था। ऐसे में पुलिस के सामने वैशाली के गुमनाम दुश्मन के बारे में पता करने की चुनौती जस की तस रह गई थी। वलसाड़ पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ ही मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 8 अलग अलग टीमें बनाई गई, जिन्हें उनके हिस्से का काम सौंप दिया गया। पुलिस ने वैशाली के मोबाइल फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाने के साथ साथ वैशाली के घर से लेकर मौके वारदात तक पूरे रूट की CCTV फुटेज स्कैन करने की भी शुरुआत कर दी।
इस कोशिश में दो सुराग पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने सीडीआर में देखा कि वैशाली के घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद उसकी बबीता नाम की किसी महिला से बात हो रही थी, जबकि मौकाए वारदात के आसपास के कुछ सीसीटीवी कैमरों में 27 अगस्त की शाम को बबीता की मूवमेंट नजर आई थी। यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मेल खा रही थी। अब पुलिस ने बगैर देर किए बबीता से पूछताछ करने का फैसला किया। बबीता वैशाली की दोस्त थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो बबीता शक के दायरे में थी वो खुद 9 महीने की गर्भवती थी। ऐसे में उससे सख्ती से पूछताछ करना भी मुश्किल था, क्योंकि इससे बबीता के साथ साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता था। और तब पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में बबीता से सवाल जवाब करती रही। पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले टेक्निकल सबूतों के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर भी ये यकीन हो चला था कि इस कत्ल में जरूर उसी का हाथ है, लेकिन सारी कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी था। बबीता ने पहले तो 27 तारीख को शहर के पारदी इलाके की तरफ जाने की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने अपने पास उसकी सीसीटीवी फुटेज होने की बात कही तो उसने मान लिया कि हाँ, उस शाम वो पारदी की तरफ गई थी और वहाँ उसकी अपनी दोस्त वैशाली से भी मुलाकात हुई थी। अब पुलिस ने उसे उसी की बातों में फंसाने के लिए एक चारा फेंका। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने वैशाली को किसी और के साथ देखा था। इस पर बबीता ने छूटते ही कहा कि हाँ, वो अपनी कार में 2 लोगों के साथ मौजूद थी। अब पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाई जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस बबीता को टटोलना चाहती थी, लेकिन चूंकि बबीता खुद इस मामले से बचना चाहती थी, उसने फौरन उसी शख्स को वैशाली के साथ देखने की बात कह दी, जिसकी तस्वीर से उसे पुलिस ने दिखाई। यानी ये साफ हो गया कि बबीता अब भी झूठ बोल रही है। अब पुलिस ने बबीता से सच का सामना करवाया और बताया कि किस तरह वो अपनी ही झूठी बातों में फंस चुकी है, क्योंकि जिस शख्स को वो वैशाली के साथ वहाँ देखने की बात कह रही है वो तो वैशाली को जानता तक नहीं है। तब जाकर बबीता ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला, बल्कि अपनी ही दोस्त के कत्ल के पीछे की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। 25 लाख हड़पने के लिए किया कत्ल। बबीता ने यह कत्ल वैशाली से उधार के तौर पर लिए गए 25 लाख रुपए हड़पने के लिए किया था। जी हाँ, वो 25 लाख रुपए जो वैशाली ने कभी ज़रूरत के वक्त बबीता को मदद के तौर पर दिए थे। बबीता अब अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी। उसने मान लिया था कि उसी ने अपनी दोस्त वैशाली का कत्ल इसलिए किया ताकि उससे उधार लिए गए 25 लाख रुपए उसे वापस न करना पड़े। गर्भवती बबीता के लिए अकेले अपनी दोस्त का कत्ल करना मुमकिन नहीं था, यानी इस कत्ल में कुछ और भी लोग शामिल थे। तो वो कौन थे? एक मशहूर गरबा सिंगर की उसी के दोस्त के हाथों कत्ल की ये पूरी कहानी आखिर क्या थी? तो पुलिस की हिरासत में बबीता ने सारी बातें खुलकर बताई। असल में वैशाली और बबीता दोनों एक दूसरे को करीब साल भर से जानते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। इस बीच बबीता को रुपए की ज़रूरत पड़ी और वैशाली ने अलग अलग वक्त पर उसे कुल 25 लाख रुपए उधार के तौर पर दे दिए। अब ये रुपए वैशाली वापस मांग रही थी, लेकिन बबीता रुपए नहीं लौटाना चाहती थी। धीरे धीरे उधार के 25 लाख रुपए के चलते ही दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। इस बीच बबीता ने अपने कुछ फेसबुक फ्रेंड को भरोसे में लेकर ये कहानी सुनाई और कहा कि वो अब अपनी दोस्त वैशाली से पीछा छुड़ाना चाहती हैं, क्योंकि वो उससे लिए गए 25 लाख रुपए नहीं लौटाना चाहती हैं और इसके लिए उसे वैशाली का कत्ल करवाना है। बबीता के वो फेसबुक फ्रेंड असल में सुपारी किलर्स थे। वो वैशाली की जान लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने 10 लाख रुपए की मांग रखी। बबीता ने उससे मोलभाव करना शुरू किया और 8 लाख रुपए में वैशाली का कत्ल करने की बात
तय हो गई। इसके बाद तय प्रोग्राम के मुताबिक 27 अगस्त की शाम को बबीता और दो सुपारी किलर्स वलसाड़ के पारदी इलाके में एक खाली पड़ी डायमंड फैक्ट्री में पहुंचे। बबीता ने वैशाली को उधार लिए गए रुपए वापस लौटाने का झांसा दिया और पारदी की उसी डायमंड फैक्ट्री में बुला लिया। पकड़े जाने से बचने के लिए बबीता ने अपने घर से तो स्कूटी से चली थी, लेकिन फैक्ट्री से करीब 1 किलोमीटर दूर अपनी स्कूटी छोड़कर उसने टैक्सी ले ली और फैक्ट्री पहुंच गई। यहाँ दोनों सुपारी किलर्स के साथ मिलकर उसने पूरी प्लानिंग की। बबीता को फोन आने के बाद वैशाली रुपए लेने के लिए शहर के पारदी इलाके में मौजूद उसी फैक्ट्री के पास जा पहुंची। वहां बबीता पहले वैशाली की कार में बैठकर बातें कर रही थी और फिर उसने वहीं खड़े दोनों सुपारी किलर्स को भी अपना कजन बताकर वैशाली की कार में बैठा लिया। कार के अंदर आते ही दोनों ने पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाकर वैशाली को बेहोश कर दिया और गला घोटकर उसकी जान ले ली। बाद में सबूत मिटाने के इरादे से उसी की कार में लाश को लेकर नदी के किनारे पहुंचे और कार और लाश को लावारिस छोड़कर फरार हो गए। बबीता अपने 7-8 लाख रुपए लेकर आई थी। ये 8 लाख रुपए उसे वैशाली को देने थे, लेकिन वैशाली से पीछा छुड़ाने के लिए उसने वहीं 8 लाख रुपए सुपारी के तौर पर किराए के कातिलों को दे दिए। फिलहाल पुलिस ने बबीता के साथ साथ पंजाब से एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इस पूरी कहानी में एक हैरानी की बात यह थी कि वैशाली ने अपनी दोस्त बबीता को 25 लाख रुपए देने जैसी इतनी बड़ी बात अपने पति हरेश बलसारा से छुपाए रखी थी। हरेश को दूर दूर तक इसका पता नहीं था कि उसकी बीवी वैशाली ने बबीता को इतनी बड़ी रकम उधार के तौर पर दी है। असल में हरेश ये भी नहीं जानता था कि वैशाली के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। और तो और कत्ल के रोज जब बबीता ने वैशाली को फ़ोन कर रुपए वापस चुकाने के बहाने से बुलाया था, तब भी वैशाली अपने पति हरेश बलसारा को ये नहीं बताया था कि वो अपनी दोस्त बबीता से उधार लिए गए 25 लाख रुपए का कुछ हिस्सा वापस लेने जा रही हैं। यही वजह है कि बीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते वक्त भी हरेश ने ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया था। वैशाली का ये राज भी हमेशा हमेशा के लिए उसी की मौत के साथ दफन हो जाता अगर कॉल सीडीआर में उसकी बबीता से आखिरी बार बातचीत सामने नहीं आती और फैक्ट्री की तरफ से जाती बबीता की सीसीटीवी तस्वीरें कैमरों में कैद न हुई होती। बहरहाल वलसाड़ पुलिस ने अब इस मामले को सुलझा लिया है, लेकिन एक गर्भवती महिला की इतनी भयानक साजिश और दोस्त से गद्दारी की कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। तंत्र मंत्र और खूनी साजिश, पटना में डॉक्टर की पत्नी का कत्ल, कातिल ने किया सनसनीखेज खुलासा। दोस्तों ये खबर बिहार के पटना की है। एक डॉक्टर की पत्नी अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश बरामद होती है। कोई गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है। इस दौरान तफ्तीश में पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी का कत्ल सुपारी किलर ने किया है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि कत्ल के लिए सुपारी किलर को जो 4 लाख रुपए की रकम अदा की गई थी, वो रकम मरने वाली महिला से ही उधार लिए गए थे। यानी जिसका कत्ल किया गया उसी से उसके कत्ल की सुपारी दे दी गई। 24 नवंबर 2021 सुबह 9 बजे नौबतपुर पटना रिहायशी इलाके से थोड़ी दूर एक खाली जमीन पर सुबह सुबह एक महिला की लाश मिलती है। 45 साल की उस महिला की लाश के पास बिखरे खून और उसकी हालत को देखकर साफ था कि उसकी मौत मामूली नहीं हुई होगी, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। आनन फानन में पटना पुलिस लाश बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और तफ्तीश में जुट जाती है। लाश का बारीकी से मुआयना करने पर पता चलता है कि उसे गोली मारी गई है और वो भी बिल्कुल करीब से सटाकर। कातिलों की गोली से महिला के सिर में और चेहरे का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया था। यकीनन मामला सिर्फ कत्ल का नहीं बल्कि भयानक दुश्मनी का भी मालूम पड़ रहा था। अपने पहनावे से महिला किसी हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड की लगती थी। चूँकि ये एक महिला के कत्ल का बेहद संगीन मामला था, पुलिस भी हरकत में आ गई।
पुलिस जल्द से जल्द महिला की पहचान पता करना चाहती थी ताकि तफ्तीश आगे बढ़े। इसी बीच पुलिस को पता चला कि पटना के ही एसकेपुरी थाने में इसी रोज सुबह एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। नौबत पर पुलिस ने एसकेपुरी थाने की पुलिस से बात की और रिपोर्ट लिखवाने वाले के बारे में जानकारी जुटाई। ये कोई मामूली शख्स नहीं थे, बल्कि शहर के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर विश्वजीत, जिन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बीबी रिमझिम चतुर्वेदी बीती रोज यानी 24 नवंबर की शाम अपने ब्यूटी पार्लर से गायब हो गई थी। डॉक्टर विश्वजीत ने बताया था कि रिमझिम आखिरी बार किसी के साथ मीटिंग पर जाने की बात कहकर ब्यूटी पार्लर से निकली थी, फिर इसके बाद लौटकर नहीं आई। रात को घरवाले देर तक रिमझिम का इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो रिमझिम का कुछ पता चला और ना ही उससे मोबाइल पर कोई बात हो सकी। उसके पास दो नंबर थे, लेकिन दोनों ही बंद आ रहे थे। रात को ही घरवालों ने गूगल के जरिए रिमझिम के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की और सुबह होते ही पटना के पास पहुँचे। लेकिन पहले तो पुलिस ने घरवालों को लौटा दिया, लेकिन बाद में एक रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। बहरहाल बाद में नौबतपुर पुलिस ने डॉक्टर चतुर्वेदी और उनके घरवालों को लाश की पहचान करने के लिए बुलाया और लाश को देखते ही घरवाले जिस तरह बेचैन हो गए वो ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि लाश डॉक्टर विश्वजीत की बीवी यानी रिमझिम चतुर्वेदी की ही थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर रिमझिम का कत्ल क्यों किया गया। एक ब्यूटिशियन से आखिर किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है। घरवालों को रिमझिम के इस दुश्मनी की कोई खास खबर नहीं लगी और सबसे अहम यह है कि आखिर 23 नवंबर की शाम वो किसके साथ मीटिंग की बात कहकर अपने ब्यूटी पार्लर से निकली थी। यकीनन इन्हीं सवालों के जवाब में कातिलों का नाम छुपा था। अब पुलिस ने रिमझिम के बारे में सारी डिटेल्स जुटानी शुरू की। पूछताछ में घरवालों के साथ साथ उसके ब्यूटी पार्लर में उसके साथ काम करने वाली लड़कियों से भी सवाल जवाब शुरू कर दिए गए। लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने एसकेपुरी में उसके ब्यूटी पार्लर के पास वाले तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और रिमझिम के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर भी निकलवाई। इस कोशिश से पुलिस को इस मामले में पहला सुराग मिला। पुलिस ने फुटेज में देखा कि रिमझिम एसकेपुरी में एक स्विफ्ट कार में बैठकर किसी के साथ बाहर निकल गई। पुलिस ने अलग अलग कैमरों के जरिए इस स्विफ्ट कार को ट्रैक करना शुरू किया। इससे पुलिस को न सिर्फ कार के नंबर का पता चला, बल्कि पुलिस ने देखा कि कार बेली रोड, रूपसपुर, फ्लाईओवर दानापुर होते हुए नौबतपुर की तरफ गई। ये कार पटना के ही रहने वाले कमल नाम के एक शख्स की थी। कमल सीधे तौर पर तो रिमझिम को नहीं जानता था, लेकिन कमल का एक साथी रोहित रिमझिम को काफ़ी करीब से जानता था। उधर सीडीआर की जांच से पता चलता है कि उस रोज गायब होने से पहले भी रिमझिम के मोबाइल फ़ोन पर रोहित ने कई बार बात हुई थी। पुलिस अब जल्द से जल्द रोहित तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन रोहित गायब था और ये उस पर शक करने की एक और वजह थी। रोहित पटना से बाहर मुजफ्फरपुर में किसी फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए गया था। पुलिस उसके ट्रैक करती रही और कत्ल के 3 रोज बाद यानी 26 नवंबर को जैसे ही रोहित पटना लौटा, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। रोहित पहले तो कत्ल का जुर्म कबूल करने में आनाकानी करता रहा, लेकिन बाद में उसने न सिर्फ रिमझिम की जान लेने की बात मान ली, बल्कि कत्ल की ऐसी वजह बताई कि सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। सच्चाई तो ये है कि पुलिस को रोहित की बातों पर यकीन नहीं हुआ और तसल्ली के लिए पुलिस ने रोहित के कबूलनामे के बावजूद उससे लगातार 3 बार पूछताछ की और तब जाकर इस नतीजे पर पहुंची कि वो जो भी कह रहा है सच कह रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रोहित की ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, चाहे वो दफ्तर की बातें हों, घर की या फिर रिश्तों की। हालत ये हो गई थी कि उस पर लाखों रुपए का उधार चढ़ चुका था। पैसे वापस मांगने वालों को उसके लिए जवाब देना तक भारी पड़ने लगा था। इस हालत के बीच वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चलता गया। अब उससे रह रह कर पैनिक अटैक आने लगे।
अकेले बैठे बैठे उससे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसे सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाने का जी करता है। आमतौर पर इस हालत में इंसान कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। ऐसे मामले खुदकुशी की वजह भी बनते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस अजीबोगरीब कत्ल की वजह बताएं, पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये कत्ल हुआ कैसे। असल में इस कत्ल के लिए रोहित ने 4 शूटर को पूरे 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी, और ये सुपारी भी उसने अपनी जेब से नहीं दी, बल्कि ये रुपए उसने चंद रोज पहले ही उसी रिमझिम से उधार लिए थे जिसका उसने कत्ल करवाया। असल में रोहित की माली हालत काफ़ी ख़राब थी और वो खुद पर चढ़ चुके कर्ज से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। उसने उसी बहाने से रिमझिम से 4 लाख रुपए उधार मांगे और रिमझिम ने 15% ब्याज पर यह राशि दे दी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके इन्हीं रुपए से रोहित उसका कत्ल करवा देगा। असल में रिमझिम एक पढ़ी लिखी महिला और ब्यूटिशियन होने के बावजूद तंत्र मंत्र और जादू टोना करती थी। वो अपने जानकार रोहित की पहले तंत्र मंत्र के जरिए कई बार मदद भी कर चुकी थी। इस बार कत्ल के लिए रोहित ने रिमझिम को नौबतपुर में एक जमीन खरीदने की बात कही और कहा कि वो चाहता है कि रिमझिम एक बार वहां चलकर उस जमीन को अपनी आंखों से देख ले और ये बता दे कि ये डील उसके लिए सही रहेगी या नहीं। रिमझिम इसके लिए राजी हो गई। रोहित उसे लेकर नौबतपुर के खाली प्लॉट में जा पहुंचा। वहाँ रिमझिम ने तांत्रिक क्रियाएं की, अपनी जीभ से वहाँ की मिट्टी चाटकर बताया कि जमीन सही है। जैसे ही रिमझिम ने रोहित को एक स्पॉट कमेंट दिया और उधर पहले से ही वहाँ घात लगाए इंतजार कर रहे रोहित के साथ ही कमल और 4 सुपारी किलर्स ने उसे गोली मार दी। रोहित और कमल ने 4 सुपारी किलर्स से ये डील 4 लाख रुपए में डन की थी। एडवांस के तौर पर उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए गए थे और फिर तय साजिश के मुताबिक पहले रोहित रिमझिम को धोखे से अपने साथ एक सुनसान ठिकाने पर ले आया और वहां पहले ही घात लगाए बैठे उसके दोस्त कमल और सुपारी किलर्स ने रिमझिम की गोली मारकर जान ले ली। असल में रोहित रिमझिम को करीब 4 सालों से जानता था। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले रोहित की मुलाकात रिमझिम से उसकी एक कॉमन फ्रेंड ने कराई थी। चूँकि रिमझिम जादू टोना करती थी, रोहित ने उससे अपनी परेशानियां बताना शुरू कर दी। रिमझिम ने रोहित को टोना टोटका से जुड़े कुछ उपाय भी बताए और इससे उससे शुरुआत में फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब रोहित रिमझिम से दूर जाना चाहता था, लेकिन रिमझिम उससे डराती थी कि अगर वो उससे पीछे छुड़ाएगा तो इसका बुरा अंजाम होगा। रोहित के परिवार में हाल ही में एक मौत हुई और तब रिमझिम ने कहा कि ये उससे दूर जाने की कोशिश का नतीजा है। ऐसे में रोहित ने रिमझिम से हर हाल में पीछे छुड़ाने का फैसला कर लिया था और उससे रिमझिम से पीछे छुड़ाने का जो इकलौता तरीका समझ आया वो था उसका कत्ल कर देना। रोहित ने इस कत्ल के लिए पूरी प्लानिंग की। उसने सबसे पहले अपने एक दोस्त कमल को सारी बातें बताई। दोनों ने मिलकर सुपारी किलर्स ढूंढे और तब रोहित ने सुपारी किलर्स को 4 लाख रुपए दी। ये रुपए भी उसने रिमझिम से ही ब्याज पर उधार लिए थे। रिमझिम को करीब से जानने वाले उसके दोस्तों ने उसे लेकर कई अजीबोगरीब कहानियां पुलिस को सुनाई हैं। दोस्तों ने बताया है कि रिमझिम कई बार आधी रात को कब्रिस्तान में जाती थी और वहां जाकर कुछ कब्र पर खून चढ़ाती थी। इसके लिए वो कई बार अपनी कलाई भी काट चुकी थी। पुलिस ने जब उसकी लाश का मुआयना किया तो उसे भी कलाई पर कट के निशान मिले। पुलिस को जांच में पता चला कि रिमझिम रोहित को कुछ खास दिनों पर ही कॉल करती थी। उसे लगता था कि उन दिनों में उसकी तांत्रिक शक्तियों का असर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन सितम देखिए कि ये तांत्रिक शक्तियाँ ही उसकी मौत की वजह बन गई।